Hello students, welcome to my YouTube channel Jennifer Gaur Gyan Hub Maths Miss Priya, and I am here with my class 9th video. The subject is civics and the chapter is constitutional design. So in our previous video we have discussed that why do we need a constitution, कि हमें एक संविधान की ज़रूरत क्यों है, और इसी से रिगार्डिंग मैंने आपको 4 पॉइंट्स स्पेशल बताए थे कि वो 4 पॉइंट्स क्या हैं जिनमें हमारा जो क्वेश्चन है वाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन समराइज हो जाता है. Now in this video we are going to discuss about the making of the Indian Constitution, कि भारतीय संविधान कैसे बना. ठीक है ना, इसमें कुछ पॉइंट्स जैसे द पाथ टू कॉन्स्टिट्यूशन एंड द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जिसे हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. Like South Africa, India's constitution was also drawn up under very difficult circumstances. जैसा कि हमने साउथ अफ्रीका का जो मैंने आपको हिंट दिया था उसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं इंडिया का संविधान बनाना भी बहुत मुश्किल काम रहा, एक मुश्किलात से वो गुजरा, ऐसे सर्कमस्टांसेस थे. The making of the constitution for a huge and a diverse country like India was not an easy affair. क्यों? क्योंकि इतने बड़े देश के लिए संविधान बनाना कोई आसान बात नहीं थी. यहाँ पे एक वर्ड यूज़ किया जा रहा है वो है डाइवर्स. डाइवर्स का मतलब क्या होता है? विभिन्नताएं. जब एक देश में तरह तरह की जाति के लोग, तरह तरह के लोग रहेंगे, डिफरेंट कास्ट रिलीजन के लोग रहेंगे, तो ज़रूरी सी बात है कि वहाँ पे हमें तरह तरह की चीज़ें देखने को मिलेंगी, डाइवर्सिटी हमें देखने को मिलेगी. At that time, the people of India were emerging from the status of subject to that of citizens. The country was won through a partition on the basis of religious differences. This was a traumatic experience for the people of India and Pakistan. और यहाँ पे जो ट्रॉमेटिक की जो बात की जा रही, तो उस टाइम क्या हुआ था, हमारा देश आज़ाद होने के बाद क्या हुआ था, आज़ाद होने के बाद पाकिस्तान अलग हो गया था 14 अगस्त 1947 में. तो कहीं ना कहीं जो भाई हमारा देश था वो उस दौरान क्या था, अभी विभाजन की बुरी करवाहट वाली जो सच्चाई होती, जो कड़वा सच होता, अभी उससे गुजर ही रहा था. और इसी दौरान क्या हुआ, हमने अपना संविधान बनाने का निर्णय लिया. तो उस टाइम इंडिया की जो कंडीशन थी वो थोड़ी सी ठीक नहीं चल रही थी, क्योंकि उस समय हमारा देश अंग्रेजों से आज़ाद हुआ, उस ट्रॉमा को हमने फेस किया. एंड आफ्टर डैट पाकिस्तान और इंडिया के बीच में जो पार्टीशन हुआ उसके बीच में कहीं ना कहीं रिलीजियस डिफरेंसेस भी आने लगे, क्योंकि कुछ कम्युनिटी के लोग थे जिन्हें पूरा ट्रस्ट था, तो कुछ कम्युनिटी के लोग में मिसअंडरस्टैंडिंग थी कि वो पाकिस्तान में सही से ट्रीट किए जाएंगे कि नहीं, या फिर उन्हें इंडिया में वो प्रेफरेंस मिलेगा कि नहीं. एटलीस्ट 10 लाख पीपल वर किल ऑन बोथ साइड ऑफ द बॉर्डर इन पार्टीशन रिलेटेड वायलेंस. इसलिए विभाजन से रिलेटेड जितनी भी जो चीज़ें हुई उस दौरान तकरीबन 10 लाख लोग जो थे वो मारे गए बॉर्डर पे. ठीक है ना, इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर पे तकरीबन 10 लाख लोगों की जान चली गई. देयर वॉज अनदर प्रॉब्लम, और एक और प्रॉब्लम थी. द ब्रिटिश हैड लेफ्ट इट टू द रूलर्स ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स टू डिसाइड वेदर दे वांटेड टू मर्ज विद इंडिया और विद पाकिस्तान और रिमेन इंडिपेंडेंट. और एक जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो ब्रिटिशर्स हमारे क्रिएट करके चले गए थे वो ये थी, जो प्रिंसली स्टेट्स थे जहाँ पे राजा लोग का शासन चल रहा था, उनके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि ब्रिटिशर्स ने उन्हें कहा कि या तो आप जो प्रिंसली स्टेट्स हैं उनसे कहा या तो आप इंडिया के संग अपने आप को मर्ज कर लीजिए या पाकिस्तान के संग आप अपने आप को मर्ज कर लीजिए. ये दो ऑप्शन रखा, प्लस जो तीसरा ऑप्शन रखा वो ये रखा कि आप अपने आप को इंडिपेंडेंट भी रख सकते हैं, कि आप चाहे तो इंडिपेंडेंट हो जाए, आपको ज़रूरत नहीं किसी के संग मर्ज करने की. पर माय डियर स्टूडेंट्स, कितना अजीब लगता है ना कि हमारे इंडिया का पूरा जो मैप अगर हम देखते हैं तो कैसा लगता है कि एक इंडिया का पूरा भारत का नक्शा है. ठीक है, भारत का पूरा नक्शा है और उस नक्शे में क्या है, एक ऐसा देश है जो अलग से है. ठीक है ना, तो ये कहीं ना कहीं ये चीज़ें बहुत टॉर्चर कर रही थी, बहुत परेशान कर रही थी इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन बनाते वक्त, क्योंकि जो प्रिंसली स्टेट्स थे उनके ऊपर डिसीजन छोड़ दिया गया था कि वो इंडिया में रहना चाहते हैं या पाकिस्तान में रहना चाहते हैं या फिर खुद से अपनी इंडिपेंडेंट कंट्री बनाना चाहते हैं. द मर्जर ऑफ दिस प्रिंसली स्टेट वॉज अ डिफिकल्ट एंड अनसर्टेन टास्क. और कहीं ना कहीं ये जो कार्य था ना इन्हें मर्ज करना प्रिंसली स्टेट को, वो बहुत डिफिकल्ट रहा. When the constitution was being written, the future of the country didn't look as secure as it is today. और क्या कहा जा रहा है कि जब हमारा संविधान लिखा गया तो हमने आज जो हम अपना अपना भविष्य देख रहे हैं या जो हमारा प्रेजेंट चल रहा है, किसी ने भी इस प्रेजेंट की कामना नहीं की थी उस संविधान को लिखते वक्त. द मेकर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हैड एंग्जाइटीज अबाउट द प्रेजेंट एंड द फ्यूचर ऑफ द कंट्री. और जो मेकर्स थे, जो संविधान बना रहे थे, जिनके हाथों में संविधान बनाने की पूरी दारोमदार थी, उनके मन में बहुत सी ज़्यादा एंग्जाइटी थी, बहुत ज़्यादा चिंताएं थी कि आने वाला संविधान कैसा बनेगा और वो हमारे प्रेजेंट को और आने वाले फ्यूचर को क्या देगा और क्या लेगा. ठीक है ना, तो इसके रिगार्डिंग एक वर्ड, एक और टॉपिक रिलेटेड है आपका, वो है द पाथ टू कॉन्स्टिट्यूशन. ये ठीक है, अब जब सोच ही लिया था कि संविधान बनाना है तो अब देखते हैं कि संविधान का रास्ता कैसे तय किया गया. डिस्पाइट ऑल दिस डिफिकल्टीज देयर वॉज वन बिग एडवांटेज फॉर द मेकर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. इतनी सारी मुश्किलात के बाद भी, बावजूद भी, एक जो सबसे बड़ा लाभ था इंडिया के लिए वो क्या था,
Unlike South Africa, they did not have to create a consensus about what a democratic India should look. अगर हम साउथ अफ्रीका से कंपेयर करें तो एक चीज़ हमारे लिए प्लस पॉइंट ये था कि हमें नहीं देखना था कि हमारे एक डेमोक्रेटिक मतलब एक गणतंत्र इंडिया कैसा लगेगा. मच ऑफ दिस कंसेंस हैड इवॉल्व ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल. क्यों? क्योंकि जब हम अपनी आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे उसी दौरान इस चीज़ को हमने महसूस कर लिया था कि डेमोक्रेटिक इंडिया कैसा लगेगा. आवर नेशनल मूवमेंट वॉज नॉट मरली अ स्ट्रगल अगेंस्ट अ फॉरेन रूल. और हमारा जो नेशनलिज्म जो चल रहा था हमारे देश में, नेशनलिज्म इन इंडिया जो चल रहा थी, जो आंदोलन आए दिन जो हो रहे थे हमारे देश में आज़ादी के दौरान, वो सिर्फ एक स्ट्रगल नहीं था कि हमें सिर्फ एक अंग्रेज़ों से छुटकारा पाना है, अंग्रेज़ों को इस देश से निकालना है, नहीं, बल्कि वो हमारे देश का एक नवीनीकरण हो रहा था. इट वॉज ऑल्सो अ स्ट्रगल टू रिजुविनेट आवर कंट्री एंड टू ट्रांसफॉर्म आवर सोसाइटी इन पॉलिटिक्स. जबकि वो एक युद्ध, एक लड़ाई हम लड़ रहे थे अपने देश को फिर से एक नया रूपरेखा देने के लिए, इंडिया को एक ट्रांसफॉर्म करने के लिए, एक अच्छी सोसाइटी, एक अच्छा राजनीतिक स्तर देने के लिए. There were sharp differences of opinion with the freedom struggles about the path India should take after independence. Such differences exist even today. ये क्या कहा जा रहा है कि जब संविधान बना जा रहा था तो जाहिर सी बात तो बहुत सारे थे. जब एक देश में इतनी डाइवर्सिटी होगी तो डाइवर्स हमारे पास डिसीजंस भी आएंगे. तो कहीं ना कहीं बहुत से लोगों के बीच में अपने ओपिनियन को लेकर बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस हमें देखने को मिलते थे. और आज भी कहीं ना कहीं लमसम वो डिफरेंसेस आज भी एग्जिस्ट करते हैं, है ना. येट सम बेसिक आइडियाज हैव कम टू बी एक्सेप्टेड बाय ऑलमोस्ट एवरीवन. पर इसके बावजूद कुछ बेसिक आइडियाज़, कुछ आधार बेस्ड आइडियाज़ हमारे सामने रखे गए और जिसे पूरे देश ने खुले हाथों के संग स्वीकारा और आज भी हम उसे फॉलो करते हैं. एज फॉर बैक एज इन 1928, मोतीलाल नेहरू एंड 8 अदर कांग्रेस लीडर्स ड्राफ्टेड अ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया. तकरीबन अगर हम देखते हैं पीछे मुड़ के तो 1928 में मोतीलाल नेहरू प्लस उनके संग 8 कांग्रेस के अदर लीडर्स जो थे उन्होंने एक कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया. किसके लिए? इंडिया के लिए किया. In 1931, the resolution at the Karachi session of the Indian National Congress dwelt on how independent Indian constitution should look like. और 1931 में जो कराची में जो रेजोल्यूशन लिया गया था कराची सेशन के दौरान, उस दौरान सबने एक सपना देखा कि इंडिपेंडेंस के बाद एक इंडिपेंडेंट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैसा दिखेगा या कैसा दिखना चाहिए. बोथ दिस डॉक्यूमेंट्स वर कमिटेड टू द इंक्लूजन ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, राइट टू फ्रीडम एंड इक्वलिटी एंड टू प्रोटेक्टिंग द राइट ऑफ माइनॉरिटीज इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया. और ये सारे के सारे जो डॉक्यूमेंट्स थे वो किससे कमिटेड थे कि वो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी को फॉलो करेंगे, जहाँ पे जनता को सर्वोपरि रखा जाएगा, उन्हें हर चीज़ का फ्रीडम दिया जाएगा, उन्हें एक समतल दिखाया जाएगा, इक्वलिटी दिखाया जाएगा, इक्वल दिखाया जाएगा, और उनके माइनॉरिटीज़ का, अल्पसंख्यक का जो अधिकार है वो भी उन्हें दिया जाएगा. यहाँ पे अल्पसंख्यक की बात क्यों कही गई? क्योंकि क्या हुआ था, जो मुस्लिम्स उनके मन में कहीं ना कहीं डर था, जो हरिजन से या जो जिनकी क्वांटिटी कम थी कास्टिज्म में, उन्हें कहीं ना कहीं डर था कि एक इंडिया में कहीं हिंदू लोगों को ज़्यादा प्रेफरेंस ना मिले. तो माइनॉरिटीज़ के बारे में भी इसमें सोचा गया कि हर एक कास्ट, हर एक रिलीजन को इक्वल प्रेफरेंस दिया जाए. Thus, some basic values were accepted by all leaders much before the Constituent Assembly. तो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के गठन से पहले ही कुछ बेसिक रूल्स थे, कुछ बेसिक वैल्यूज थी जिसे हर एक लीडर ने एक्सेप्ट किया कॉन्स्टिट्यूशन बनाने से पहले. द फैमिलिटी विद पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन ऑफ कॉलोनियल रूल ऑल्सो हेल्प डेवलप एन अग्रीमेंट ओवर द इंस्टीट्यूशनल डिज़ाइन. और एक क्या था, जो जब हमारे देश में आज़ादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी उस दौरान जो प्रोविंशियल मेंबर्स जो हमारे ऐड हुए थे, जो हमारे इंडिया के जो लॉयर्स थे या इंडिया के जो एजुकेटेड लोग थे, वो ऑलरेडी क्या था, ब्रिटिशर ऑफिस में बैठते थे, ब्रिटिश इंस्टीट्यूशन से बहुत फैमिलियर थे, पॉलिटिकल आइडिया से बहुत फैमिलियर थे. और कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें बहुत हेल्पफुल रही इस अग्रीमेंट को, इस इंस्टीट्यूशनल कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन को फ्रेम करने में. द ब्रिटिश रूल हैड गिवन वोटिंग राइट्स ओनली टू अ फ्यू. पर क्या था कि जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने कुछ ही लोगों को वोटिंग राइट दिया था. ऑन दैट बेसिस द ब्रिटिश हैड इंट्रोड्यूस्ड वेरी वीक लेजिस्लेचर. और इसी वजह से जो उनका जो लेजिस्लेटिव सिस्टम रहा वो बहुत ज़्यादा वीक था. Elections were held in 1937 to provincial legislature and ministries all over British India. They were not fully democratic governments. क्या कहा जा रहा है कि 1937 में इलेक्शन जब हुए थे प्रोविंशियल लेजिस्लेचर्स में, तो क्या हुआ था, जो उसे ब्रिटिश इंडिया क्यों कहा जाता था, क्योंकि उस टाइम हमारे देश में अंग्रेजों का शासन चल रहा था, इसलिए ये ब्रिटिश इंडिया के नाम से जाना गया. तो जो उस दौरान जो इलेक्शंस होते हैं उन्हें हम लोग पूरी तरीके से डेमोक्रेटिक या गणतंत्र गवर्नमेंट नहीं कह सकते थे. बट द एक्सपीरियंस गेन बाय इंडियंस इन द वर्किंग ऑफ द लेजिस्लेटिव इंस्टीट्यूशन प्रूव टू बी वेरी यूजफुल फॉर द कंट्री इन सेटिंग अप इट्स ओन इंस्टीट्यूशन. पर इसके संग जो हमारा प्रॉफिट हुआ वो क्या था
कि उस दौरान, उस इलेक्शंस के दौरान जो हमारे देश के जो कार्यकर्ता जो अंग्रेजों के संग कार्य कर रहे थे, वो उन्होंने बहुत सी अच्छी चीज़ें सीख लिया उनसे, जो कहीं ना कहीं इंस्टीट्यूशन को फ्रेम करने में बहुत हेल्पफुल रही। That is why the Indian Constitution adopted many institutional details and procedures from colonial laws like the Government of India Act 1935। और इसी के तहत हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की अगर हम बात करते हैं तो बहुत से ऐसे नियम कानून रहे जो प्रोविंशियल लेजिस्लेचर से लिए गए, जिसमें से एक क्या था, कॉलोनियल लॉ के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो एक लॉ जो हमने कॉलोनियल लॉ से लिया था वो था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दैट इज GOI एक्ट जो था वो हम कहाँ से लिए था, 1935 में हमने लिया था कॉलोनियल रूल के अकॉर्डिंग। Years of thinking and deliberation on the framework of constitution had another benefit. Our readers gained confidence to learn from other countries। और इसी की वजह से क्या हुआ, एक प्रॉफिट ये भी हुआ कि हमें एक कॉन्फिडेंस आया कि हमें अदर इंस्टीट्यूशन काम कैसे करना है, हर एक चीज़ को हमने क्या किया, प्रॉपर तरीके से करना स्टार्ट किया। मेनी ऑफ आवर लीडर्स वर इंस्पायर्ड बाय द आइडियल्स ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन। जैसा कि हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है हिस्ट्री में, फ्रेंच रेवोल्यूशन को हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि उसमें क्या था कि फ्रेंच रेवोल्यूशन की जो क्रांति आई थी फ्रांस में, उस क्रांति से हम बहुत से इंडियन मेंबर्स ऐसे थे जो इंस्पायर हुए थे, जिसमें आपके राजा राम मोहन रॉय हो गए, आपके तांत्या टोपे हो गए, ये सब ऐसे मेंबर्स थे जो काफ़ी खासा इंस्पायर थे फ्रेंच रेवोल्यूशन से। और कहीं ना कहीं उस चीज़ को पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी जो ब्रिटेन में देखने को मिली और जो बिल ऑफ राइट इन द USA, इन सब से इवॉल्व होकर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम किया गया। ओके, revolution in Russia had inspired many Indians to think of the shaping of a system based on social and economic equality, yet they were not simply imitating what others had done। इसके बावजूद हमने क्या किया, सिर्फ सीखा, ना कि उनकी तरह नकल करके सेम एज इट इज उतार दिया। हमने सिर्फ उनके रेवोल्यूशन से, उनके कॉलोनियल वॉर से हमने सीखा, सेम एज इट इज हमने कट कॉपी पेस्ट नहीं किया, हमने सिर्फ सीखा। एट ईच स्टेप दे वर क्वेश्चनिंग whether these things suited for our country। all this factor contributed to the making of our constitution। जब भी हम कुछ चीज़ें सीख रहे थे दूसरे देशों से, तो जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे वो हमेशा ये क्वेश्चन पुटअप भी करते जा रहे थे कि क्या ये हमारे देशवासियों के लिए ठीक होगा, क्या ये हमारे देश के ऊपर सूट करेगा कि नहीं। और इसी तरीके से हम एक रास्ते पे चल निकले कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए। तो आज की वीडियो के लिए, इस टॉपिक के लिए बस इतना ही। हम अपना नेक्स्ट टॉपिक जो डिस्कस करेंगे द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, जो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, जिसमें हम जानेंगे कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम कैसे हुआ, कितने दिनों में हुआ और किस किस प्रोसेस से हुआ। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।